शेयर होल्डर स्टेक होल्डर्स के पास होनी चाहिए जो कि फाइनल अकाउंट का पार्ट्स नहीं बन सकती। तो वो एक नोट होता है, वो साथ में फाइनल अकाउंट के अटैच कर देते हैं, जिसे डिस्क्लोजर नोट्स भी कह देते हैं। अब जनाब हम इसको पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डिस्क्लोजर नोट में आपको अपने नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रेलेवेंट क्या क्या फर्दर इंफॉर्मेशन अपने स्टेक होल्डर को देना ज़रूरी है। उसके लिए ओपन योर बुक्स, थोड़ा सा वहाँ से डाटा लेते हैं और अपना लास्ट पार्ट फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको डिस्क्लोजर बेटे यहीं से मैं पढ़ा दूंगी। डिस्क्लोजर की तरफ आइए, पेज नंबर 79। फॉर्मेट अभी आपने नहीं देखना। क्या कहते हैं, IAS 16 रिक्वायर्स द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स। आपने ये डिस्क्लोजर्स देने, ये मेंशन करना है इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कौन कौन से नोट्स डिस्क्लोजर्स आपको नोट्स में देने फॉर ईच मेजर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये कॉमन बातें हैं, ये हमें मालूम है, लेकिन चलें अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें सम अप कर लेते हैं बातों को। कहते हैं एक तो आपने ये बताना है कि नॉन करंट एसेट्स की वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट मॉडल यूज़ किया या फिर आपने रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ किया। डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा ऑप्ट किया, ये भी डिस्क्लोजर नोट का पार्ट होगा। एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है, आप यूजफुल लाइफ ईयर्स में मेंशन करोगे अगर आप सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड को ऑप्ट कर रहे हो। आउटपुट बेस्ड मेथड को मेंशन कर रहे हो तो उसमें लाइफ को आवर्स में या यूनिट्स में मेंशन किया जाता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो आपको डेप्रिसिएशन के रेट्स भी बताने हैं। इसके अलावा आपको क्या बताना है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के स्टार्ट में आपके पास जो कॉस्ट का बैलेंस होता है उसे वो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का नाम देता है। आपके पास ईयर के स्टार्ट में और एंड में कॉस्ट का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ये इंफॉर्मेशन भी देनी है। इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर आपने अगर कोई एसेट परचेज किया उसकी डिटेल दीजिए, कोई डिस्पोज ऑफ किया है उसकी डिटेल दीजिए, कोई डेप्रिसिएशन में चेंज आया है मेथड में वो मेंशन कीजिए। रीवैल्यूएशन के केस में सरप्लस है, डेफिसिट है और वो एडजस्टमेंट से पहले कितना बैलेंस है और एडजस्टमेंट के बाद कितना बैलेंस है, ये आपने सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। इम्पेयरमेंट लॉस अगर हुआ जिसको हम ऑनवर्ड चैप्टर्स में पढ़ेंगे उसकी डिटेल देनी है। तो ये कॉमन बातें हैं जो कि आपको नॉन करंट एसेट से रेलिवेंट डिस्क्लोजर में मेंशन करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पर ये कुछ बातें और भी कह रहा है, ये तो कंपल्सरी पॉइंट्स है। नेक्स्ट पेज पे देखो उसने हेडिंग क्या दी हुई है, रिक्वायरमेंट्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अगर ये सर्कमस्टांसेस होते हैं तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जा सकती है, जिसमें वो क्या कहता है एग्जिस्टेंस एंड द अमाउंट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लेज्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर लायबिलिटीज। एज वी नो कि जब हम कर्जा वर्जा लेते हैं हमें एसेट्स की सिक्योरिटीज देना पड़ती है, फिर वो एसेट हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल नहीं होता फॉर डिस्पोजल, ठीक है, या उसकी रिप्लेसमेंट के लिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो आपने अगर नॉन करंट एसेट को प्लेज करवाया हुआ है, हाइपोथिकेशन या मॉर्गेज करवाया हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोजर में आपको देना होगी। इसके अलावा वो क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर recognized in the carrying amount of an item of property plant and equipment in the course of its construction। आपके नॉन करंट एसेट मतलब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसमें जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड हो रहे हैं आपने उनकी भी डिटेल देनी है। देखो मुझे एक बात बताइए, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्या वो आपकी बैलेंस शीट का पार्ट होगा? नो। नॉन करंट एसेट कभी भी बैलेंस शीट का तब तक पार्ट नहीं होता जब तक वो हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज नहीं हो जाता और उसकी फिर ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन भी स्टार्ट होती है। तो कहते हैं ये आपके नोट्स में आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका कोई भी एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उस पर अब तक कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चुका हुआ है। फिर उसके अलावा वो कहता है कि भाई आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज तो नहीं किया बट उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट कर ली हुई है कि वो यू आर गोइंग टू परचेज।
ठीक है, आइदर यू हैव पेड और नॉट। तो नॉन करंट एसेट आप फ्यूचर में परचेज करोगे, कमिटमेंट हो चुकी, ये भी डिस्क्लोजर में मेंशन कर देना बेहतर है। If it is not disclosed separately in the statement of comprehensive income, the amount of compensation from the third party for item of property, plant and equipment that were impaired, lost or given up that is included। देखो आपके नॉन करंट एसेट का लॉस हो गया किसी थर्ड पार्टी की तरफ से, ठीक है, और आपने केस फाइल किया हुआ है और डोंट नो कि भाई केस हम विन करेंगे, वो विन करेंगे, क्या सिचुएशन होगी, इम्पेयरमेंट का जो लॉस हुआ उसकी रिकवरी होगी या नहीं होगी, ये डिटेल में बातें हम IAS 36 में पढ़ेंगे, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ प्रोवाइड करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या कहता है, 5.3 पॉइंट कहता है रिक्वायरमेंट फॉर रीवैल्यूड एसेट। जो एसेट्स रीवैल्यूड हो रहे हैं, जिनके लिए आप सब्सिक्वेंटली रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो, उनके लिए स्पेसिफिकली ये आपने 4 पॉइंट जरूर मेंशन करने नोट्स टू द अकाउंट में, और वो क्या है, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। इसके अलावा हमने बात की थी कि रिवैल्यूएशन में फेयर वैल्यू हम खुद असेस नहीं करते, एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर होता है, वो आपके नॉन करंट एसेट की फेयर वैल्यूएशन करता है। तो आपने किस वैल्यू को ऑप्ट किया हुआ है उसका नाम लिखना है, और क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर होना चाहिए, आपका खुद का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। And for each revalued class of property, plant and equipment, the carrying amount that would have been recognized had the asset been carried under the cost model। जब वो कॉस्ट मॉडल से आप स्विच ओवर किए हो रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ, तो भाई आपने बुक वैल्यू का फेयर वैल्यू के साथ कंपैरिजन किया था ना फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस और डेफिसिट। तो भाई एट दैट टाइम जब आप कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ स्विच ओवर कर रहे हो, तो बुक वैल्यू क्या थी वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद वो कहता है लास्ट में, अगर आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस है, डेफिसिट है, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्लोजिंग क्या था आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये सब बातें नोट्स टू द अकाउंट का पार्ट होनी चाहिए। ये तो भाई वो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो आपने याद कर लेने, नोट्स टू द अकाउंट में मेंशन करने। अब आते हैं डिस्क्लोजर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, और वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक स्टेटमेंट बनती है जिसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की डिटेल, मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल देते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये हम जनाब पढ़ेंगे, इससे रेलेवेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ये बहुत आसान है। इसको समझने के लिए डायरेक्टली आपने बुक की तरफ जाओगे, स्टेटमेंट कंफ्यूज करेगी, हम डायरेक्टली बुक की तरफ नहीं जा रहे। डू यू रिमेंबर एक दिन क्लास में बेटे हमने टी अकाउंट्स पढ़े थे, नॉन करंट एसेट का टी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का और डिस्पोजल का। इसमें हमें डिस्पोजल की डिटेल नहीं देनी, इसलिए मैं उस अकाउंट की तरफ नहीं जा रही। अब ये देखो डिटेल में हमने IAS 16 को पढ़ लिया हुआ, सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए हुए, उन सारे पॉइंट्स को टी अकाउंट में शो करवाते हैं। शो करवाने के बाद मैं आपको गाइड करूंगी कि इस डाटा की बेस पे आप स्टेटमेंट किस तरह बनाओगे। तो चलिए हम सबसे पहले मिलकर बेटा जी क्या करते हैं, नॉन करंट एसेट अकाउंट बनाते हैं, मतलब प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट अकाउंट बनाते हैं। चलो भाई गाइड कीजिएगा, अब तक जितनी आपने ट्रांजैक्शंस पढ़ ली मैं नहीं बनाऊंगी, आपने मुझे गाइड करना है। सबसे पहले परमानेंट अकाउंट है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे और बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट साइड पे। आगे बढ़िए, हर वो ट्रांजैक्शन जिससे एसेट का बैलेंस बढ़ा होगा शुड बी ऑन डेबिट साइड, और जिससे कम हुआ होगा क्रेडिट साइड। ओके भाई, सबसे पहले बढ़ता है परचेज की सिंपल ट्रांजैक्शन, रिप्लेसमेंट नहीं हुई, यू हैव परचेज्ड। क्या करोगे, डेबिट साइड पे क्या लिखोगे, बैंक के नाम या कैश के नाम से क्या है, एसेट परचेज्ड, ऐसे ही है। ओके भाई, और अगर रिप्लेसमेंट होती है तो फिर यहाँ पे क्या आता है, बैंक की जगह डिस्पोजल आ जाता है। नो, आपने रिप्लेस किया, ठीक है, पुराना एसेट दिया, उसकी कॉस्ट प्राइस क्रेडिट होनी है, नए एसेट की कॉस्ट प्राइस में उसकी फेयर वैल्यू एडजस्ट होनी है। हाँ जी भाई, ये पढ़े, ओके जी। और जो नॉन करंट एसेट आपने सेल कर दिया उसकी कॉस्ट,
अच्छा, एक और चीज मैंने आपको गाइड की थी, इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था नॉन करंट एसेट का अकाउंट कॉस्ट प्राइस पे भी बन सकता है और बुक वैल्यू पे। नॉन करंट एसेट का अकाउंट कॉस्ट प्राइस पे बने तो हर ट्रांजैक्शन के ऑपोजिट कॉस्ट प्राइस, बुक वैल्यू पे बने तो हर ट्रांजैक्शन के ऑपोजिट बुक वैल्यू। और जब बुक वैल्यू पे बनाते हैं हमें अलग से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करनी है हमेशा कि नॉन करंट एसेट को कॉस्ट प्राइस पे बनाया जाए, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से बनाया जाए। चलें भाई, नॉन करंट एसेट आपने डिस्पोज ऑफ किया, उसकी कॉस्ट प्राइस किस साइड पे आनी चाहिए? क्रेडिट साइड पे आएगी ना। तो आपने जनाब किस नाम से क्रेडिट किया? डिस्पोजल के नाम से जो एसेट सेल हुआ उसकी कॉस्ट प्राइस। अब आइए रिवैल्यूएशन की तरफ। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज को जरा रिकॉल कीजिए। रिवैल्यूएशन के पहली ट्रांजैक्शन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैंसिल करना। इंडिविजुअल एंट्री क्या पढ़ी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और नॉन करंट एसेट क्रेडिट, यही पढ़े। तो इसका मतलब इसकी क्रेडिट साइड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी। इज इट राइट? ओके भाई, अब सपोज रिवैल्यूएशन के केस में सरप्लस हुआ है, एसेट टू सरप्लस। एसेट को क्या करोगे? डेबिट। तो भाई सरप्लस इसकी डेबिट साइड पे आएगा और अगर डेफिसिट हुआ तो क्रेडिट साइड पे आएगा। इसके अलावा तो मेरा ख्याल है आपने कोई भी और ट्रांजैक्शन नहीं पढ़ी है। मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन हम यहाँ लिख दिए। ये क्लियर है? जो पढ़ा बेटे उसकी एंट्री टी अकाउंट में मैंने पोस्ट कर दी। अब इस टी अकाउंट को स्टेटमेंट की फॉर्म में बना, मैक्सिमम यही इंफॉर्मेशन। और जब स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाते हैं, जो इंफॉर्मेशन बेटा सेम साइड पे है उसको क्या करोगे? ऐड। और जो अपोजिट साइड पे उसको क्या करोगे? माइनस। हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में करते क्या है, आपके पीपीई के जितने कंपोनेंट हैं, जैसे पहला कंपोनेंट लैंड है, फिर कंपोनेंट आपके पास बिल्डिंग है, थोड़े से मेंशन कर देते हैं, फिर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, जितने भी आपके पास नॉन करंट एसेट्स हैं, आपने इस टी अकाउंट को स्टेटमेंट की फॉर्म में किस तरह प्रेजेंट करना है। जो सेम साइड पे हैं ऐड कर दीजिए, जो अपोजिट साइड पे हैं उन्हें माइनस कर दीजिए। मैं पहले इस स्टेटमेंट में किसकी डिटेल देने जा रही हूँ? कॉस्ट की डिटेल देने जा रही हूँ। और वो यहाँ कॉस्ट को क्या नाम देता है? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का नाम देता है। आपने जिस, और ये पीरियडिकली बन रहा है, ईयरली बन रहा है, इस ईयर के स्टार्ट में हर नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस लिखा और उसमें डेबिट साइड की सारी इंफॉर्मेशन आपने ऐड करवाइएगा। सर मुझे डेबिट साइड पे क्या है? परचेज। अब वो परचेज को किस नाम से लिखता है? एडिशंस के नाम से। नाम का फर्क है। एडिशंस किसके लिए वर्ड यूज करता है? परचेजेस के लिए एडिशंस। और आइए, ये क्या चीज है? रिप्लेसमेंट के अगेंस्ट में, ये आपने पढ़ा हुआ है कि जब रिप्लेसमेंट होती है तो नॉन करंट एसेट जो आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, ये बेसिकली उसकी क्या होती है? सेल प्राइस। पढ़े? तो फिर इसको क्या करोगे? प्लस सेल प्राइस ऑफ एसेट नॉन करंट एसेट गिवन अप अगेंस्ट रिप्लेसमेंट। ये भी तो वो दे सकता है। इसको क्या करोगे? ऐड। और क्या ऐड करना है? यहाँ पे पढ़ाना नहीं आपको ये चीज। सरप्लस। आइए उसकी क्रेडिट साइड, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड पे जितनी भी चीजें उसको आपने क्या करना है? माइनस करना है। बताइए अपोजिट साइड पे क्या है? सबसे पहले डिस्पोजल, फिर क्या है? ये कौन सी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? ये क्यों यहाँ क्रेडिट हुई है? बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ क्यों आई है? बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन। इसको वो पता क्या नाम देता है? इसको नाम देता है रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट। क्या नाम देता है इसको? रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट। तो हम भी वही नाम दे देते हैं जो वो दे रहा है, माइनस रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट किसकी? ऑफ डेप्रिसिएशन। बातें समझ में आ रही है? और अगर डेफिसिट हुआ आपको तो उसको क्या करना है? माइनस। तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास इनके क्या थे? ब्रॉट डाउन। तो ये आपके पास इनके क्या आ जाएंगे? ये काम करना है।
इस फॉर्मेट में कोई report मुश्किल? देनी। ये मेरी फीस होगी। ये इतनी मेरे काम ज्यादा में डिटेल एक क्वेश्चन में तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरी मैक्सिमम responsibility पॉसिबल जो आपसे पूछ Expertly सकता है और ये मैंने आपके auditor सामने व्हाइट बोर्ड पे responsibility प्रेजेंट और कर दिया। ये आपकी स्टेटमेंट engagement प्रॉपर्टी क्या होती प्लांट एंड इक्विपमेंट का पहला तो हमने सेक्शन ऐसे होता calculate की है थी, जिसमें कॉस्ट की auditor के साथ। डिटेल तो देते हमने क्या रखा था? और दूसरे क्या है? सेक्शन में बट Objective क्या है? एक्यूमुलेटेड Management की डेप्रिसिएशन की responsibility डिटेल क्या है? देते Auditor की हैं responsibility और वो भी हम हम काम इसी कैसे तरह करेंगे? ड्रॉ यही करेंगे। है ना? पहले ट्राई Exactly करेंगे जो कि आप expert एक्यूमुलेटेड hire कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन का टीए काम आप उसको बनाएं, check करें। उसको समझें तुम्हारे और काम फिर करने का हम उसे objective क्या है? स्टेटमेंट की फॉर्म में तुम्हारा scope मेंशन क्या है? कर तुम्हारी जिम्मेदारी देंगे। क्या यहाँ expert तक की? नोट मेरी कीजिए मेरा जिम्मेदारी बेटा। क्या है? तुम्हारी फीस क्या होगी? तुम्हारा एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट क्या होगा? तुम्हारा काम मैंने कहाँ लिखा? कितने बच्चे कितने मिनट में कहाँ पहुँचोगे? तुम्हारा स्टे का अरेंजमेंट कौन करेगा? तुम आप बाहर जाओगे, बाई रोड आओगे, कैसे आओगे? तुम्हारा फ्यूल एक्सपेंसेस कौन पे करेगा? तुम्हारे साथ कितने बंदे होने चाहिए कम से कम? ठीक है ना? ईद वाली तो सही गिला है आज नहीं पकड़े क्या? बड़ी आगे हैं बड़े बड़े मैं ऐसे बोलूं टेस्ट में दूसरे पर डिसाइड ही नहीं किया तो छोटा वैसे डिसाइड के साथ एंगेजमेंट ठीक हो गया नहीं ऑडिट पूरे चैप्टर का टेस्ट ऑडिट लेकिन पहले इस पे मैंने